मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब इसके अंतर्गत पढ़ते क्या है? इसके अंदर पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप अपने नोट्स में निकाल लें मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। ये आपके पुराने नोट्स में दिया होगा, मध्य प्रदेश में नियोजन करके उसके बाद दी हुई है, ठीक है। देखिए इधर ध्यान दें सभी लोग। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, विधानसभा और अन्य जो संस्थान हैं उन सभी संस्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सम्मिलित करते हैं, इससे पहले हम समझ रहे हैं जरा एक बात, सभी इधर फोकस करें भाई। राज्य, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। मतलब इसमें बहुत सारे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उनमें से एक हमारा क्या है, एमपी है। तो भारत कैसे चलेगा और उसके प्रदेश कैसे चलेंगे, इसके लिए भारत की जो संविधान है, भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि देश को चलाने के लिए संविधान में जो पूरी व्यवस्था है वो भाग 5 में है। भाग 5 जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिए हुए हैं। 52 से 151 तक भाग 5 की बात है, भाग 5 में, ठीक है। 52 से 151 तक इसमें क्या है, देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्य प्रधानमंत्री से अन्य मंत्री होंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये सब कायम लिखा है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 है, उसमें राज्य जितने 28 राज्य हैं, भारत में वर्तमान कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सारी व्यवस्थाएं जो भी हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब कुछ काय में दिया भाग 6 में। उसमें अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक, 152 से 237 तक। तो हम जो राज्य सरकार के गठन, संरचना आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं वो संविधान का भाग 6 है। देश चलता है संविधान के हिसाब से, सरकारें बनती हैं, पद दिए जाते हैं संविधान के हिसाब से। हमारे संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य सरकार किस तरीके से चलेगी इसकी व्यवस्था की गई है। अब सरकार की जब भी बात होती है कि सरकार जो है होगी, शासन व्यवस्था होगी, तो शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं, 3 पिलर माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होते हैं? देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका, नंबर 1। तो विधायिका क्या होती है? विधायिका वह, विधायिका शब्द को भी यदि पढ़ोगे तो समझ में आता है विधान, विधान शब्द से बनी है। विधान का मतलब होता है नियम, कानून। वह संस्था जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और वह राज्य को कैसे चलाना है उसके नियम बनाते हैं। यानी जहां हम विधायकों को चुनकर भेजते हैं हर विधानसभा क्षेत्र से, हमने जैसे हरिबाबू राय जी को चुन दिया विधायक, ये सारे विधायक 230 विधायक जो मध्य प्रदेश में बैठते हैं विधानसभा में, और विधानसभा में बैठकर क्या करते हैं ये लोग राज्य को चलाने के लिए नियम बनाते हैं, कानून पारित करते हैं, विधेयक या अधिनियम बनाते हैं। और उन जिस कानूनों के हिसाब से ही काम करती है कौन? कार्यपालिका। उन कानूनों पर काम कौन करते हैं? लोग, मंत्री लोग। अब मंत्री जो लोग काम करते हैं, तो मंत्रियों का मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, सब मिला के क्या कहलाती है? कार्यपालिका। देखिए, और जो कार्यपालिका काम कर रही है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के हिसाब से ही कर रही है, या अपनी मर्जी से कर रही है, या संविधान के सम्मत कर रही है। विधायिका जो कानून बना रही है वो संविधान के दायरे में है कि नहीं, ये सब कुछ कौन देखती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों की कार्रवाई को जज करती है, लोगों को न्याय दिलाती है।
जिसमें राज्य में सबसे ऊपर क्या होता है, हाई कोर्ट। वैसे देश में सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट नीचे क्या होते हैं, जिला कोर्ट। जिला कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, है ना, जिला अदालत। अब जैसे बात करें कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 अंग हो गए। पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए विधायिका में मंत्री लोग बैठे हैं और 230 विधायिका में विधायक लोग बैठे हैं और 230 विधायक हैं। और 230 विधायक में जिसके पास 117 विधायक होंगे, वह उसकी क्या होगी, सरकार होगी। मतलब आधे से ज्यादा विधायक जिसके पास होते हैं, उसकी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। मतलब उसके पास बहुमत है, वो सरकार बनाएगा वो। अब वो सरकार बनाएगा, कानून बनाएंगे वही। अब कानून बनाया उन्होंने के साथ, जैसे मान लीजिए टीचरों की भर्ती करना है, तो हमें टीचरों की भर्ती के लिए हिसाब के टीचर कौन बनेगा, तो जिसके पास कम से कम डीएड हो, है ना, या जिसने 12वीं पास करी हो, ऐसी कुछ योग्यताएं उसने तय कर दी हैं। और एक उन्होंने कानून बनाया कि हमें शिक्षा मंत्रालय में इतने शिक्षकों की भर्ती करनी है, उनके पास ये होना चाहिए, 30 बच्चों पे एक विद्यार्थी होना, एक शिक्षक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कानून बना दिया। अब उस जो कानून बन गया शिक्षा क्षेत्र में, अब उस कानून को लागू कौन करेगा, मतलब टीचरों की भर्ती कौन करवाएगा, उनको पूरा क्रियान्वित, पूरा सिस्टम कौन बैठाएगा, तो वो कार्यपालिका में कौन होगा, शिक्षा मंत्री। कौन बने करेगा, शिक्षा मंत्री। अब मान लीजिए विधायिका ने कानून बनाया कि साहब डीएड वाला ही शिक्षक बनेगा, जबकि शिक्षा मंत्री ने अपने किसी बुआ के लड़के को बिना डीएड वाले कोई क्या बना दिया, टीचर बना दिया। तो ये विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन है। तो फिर न्यायपालिका ऐसा करने से रोकेगा। या विधायिका कानून बनाती है तो विधायिका भी अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकती। विधायिका भी कानून बनाएगी तो वो संविधान के दायरे में बनाएगी। संविधान में लोगों को समानता, स्वतंत्रता, ये सब हमारे मूल अधिकार हैं। अगर ऐसा कोई कानून बना, जैसे मान लीजिए विधायिका कह दे कि नहीं साहब, ये जो पार्क है इसमें तो केवल जो है केवल यादव जाति के लोग घूमने जाएंगे और कोई नहीं घूमेगा, तो ये कानून संविधान सम्मत थोड़ी है भाई। सार्वजनिक संपत्ति सबकी होती है। और ऐसा कोई कानून, ये विधायक कानून बना दे कि रात में 8 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो हमारी ये स्वतंत्रता में बाधक है, वो समानता में बाधक था। तो ऐसा कोई कानून विधायिका नहीं बना सकती जो संविधान के दायरे से बाहर हो। ठीक है, उन सब पे कंट्रोल करती है न्यायपालिका। तो ये तीनों अंग होना जरूरी है। अब पहले पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, देखो, राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख से मतलब क्या है भैया, संवैधानिक प्रमुख से मतलब क्या है कि राज्य का कोई भी आदेश, कोई भी कानून, सब किसके नाम से पारित किए जाएंगे, राज्यपाल। हालांकि यह केवल नाम मात्र का प्रमुख है, यह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मात्र है। इसके कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये वही कहेगा जो मुख्यमंत्री चाहेगा। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य सभी मंत्री काय में शामिल होते हैं, कार्यपालिका में। कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन है और विधायिका का प्रमुख भी कौन है, राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद मिलके क्या कहलाता है, विधानमंडल। और विधानमंडल प्लस राज्यपाल, विधानमंडल प्लस राज्यपाल दोनों के द्वारा ही कानून पारित किया जाता है। कोई भी कानून या कोई भी एक्ट बनता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी विधानसभा है, हमारी विधानसभा है, ये विधान परिषद है, ये विधानसभा है। अब देखो ये है तो विधानमंडल, पर आपको पता है कि भारत में राज्यों में दो सदन वाले विधानमंडल भी हो सकते हैं और एक सदन वाला विधानमंडल भी हो सकता है। जैसे हमारा देश है, देश की जो संसद है उसमें 2 सदन स्पष्ट हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, स्पष्ट है। लेकिन प्रदेश में हर प्रदेश को ऐसी छूट नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपने इधर विधानसभा और विधान परिषद दोनों चाहते हैं या अकेली विधानसभा चाहते हैं। विधानसभा कंपलसरी है और विधान परिषद आपकी इच्छा पर निर्भर करती है, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। कौन की इच्छा, राज्य की विधानसभा इच्छा। अब हमारे मध्य प्रदेश को देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, अकेली विधानसभा है। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी। जो विधानसभा का सदस्य होता है उसे हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये विधान परिषद का एमएलसी कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि परिषद को काउंसिल कहते हैं और सभा को असेंबली कहते हैं।
ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है। ये भारत में कुल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। चूंकि हमें मध्य प्रदेश में है नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, हम तो केवल हमारे मध्य प्रदेश में क्या है? विधानसभा। ठीक है, तो हम इसको अकेले देखेंगे। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? विधानमंडल। ठीक है, और बाद में फिर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो आप जानते हैं भारत में इकहरी न्यायपालिका है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे नियम कानून चलते हैं। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर उसके अधीनस्थ न्यायालय, है ना, जैसे कि सिविल कोर्ट वगैरह होते हैं। अब राज्य की सबसे पहले जैसे अगर विधायिका की बात करें तो विधायिका मतलब क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा जो कानून बनाएगी, भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से 177 तक काय का वर्णन है? राज्य के विधानमंडल का। काय का वर्णन है? राज्य के विधानमंडल का। अब मैं बात कर रहा हूं विधानमंडल। अभी मैंने बताया था आपको विधानमंडल में विधान परिषद भी आती है और विधानसभा भी आती है। देखिए, विधानमंडल होगा जो राज्य के लिए कानून बनाएगा, ऐसा लिखा है 168 में। विधान परिषद होगी, विधान परिषद होगी, ये लिखा है 169 में। और एक विधान सभा होगी, ये लिखा है 170। लाइन से अनुच्छेद होगा 3 नहीं। विधानमंडल होगा 168 में लिखा है, 169 में लिखा है विधान परिषद होगी, ऐच्छिक होगी, राज्य चाहे तो बना सकता है, चाहे तो नहीं बना सकता। विधानसभा अनिवार्य होगी 170 में। ये संविधान में सब पढ़ा है मैंने आप लोगों को। ठीक है, और नोट्स में उसमें बुक में से होमवर्क दिया था कुछ मैंने, क्या दिए थे? अच्छा, वो ही पूछना था, शपथ त्याग पत्र वगैरह आज आगे दूंगा। अब देखिए, विधायिका संबंधित प्रावधान किया गया कितने में? आर्टिकल 168 से 177 तक। 77 तक मतलब कि आगे उसमें और भी तो है कि विधानसभा, फिर मुख्यमंत्री, फिर और बातें होंगी आगे। मतलब टोटल 168 177 तक। अरे संविधान का भाग 5 पूरा है कितना? 152 से लेकर 237 तक है। तो इसमें भाग 6 में है 152 से 237 तक। लेकिन अभी हम कितनी कर रहे हैं? 168 से 177। क्योंकि 152 से 237 तो पूरे राज्य सरकार के बारे में है, ये अकेली काय के बारे में है? विधायिका के बारे। ठीक है, विधायिका 168 से 177। ठीक है, फिर हम कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। टोटल तीनों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 152 से 237 तक। अच्छा, ये वो गलती, ये लिखा तो मैं कह तो विधानसभा ही रहा था, कह तो विधानसभा सभा ही रहा था, लिखा हो गया विधान परिषद। तो मैं कह रहा हूँ ना बात, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170, यही कहा मैंने। आर्टिकल 168 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य में विधायिका का गठन एवं राज्य के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा अनिवार्य, राज्य के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा अनिवार्य और विधान परिषद कैसी होगी? ऐच्छिक होगी। ये समझ में आ गई ना? ऐच्छिक होगी मतलब जो हम चाहें तो अपनी तरफ विधान परिषद बना सकते हैं, नहीं चाहें तो, हमने नहीं चाहा तो हम नहीं बनाई, हमने, हमें आवश्यकता नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में है ना, जैसे कर्नाटक वगैरह में है, लेकिन हमारे इधर विधान परिषद नहीं है। हमारे इधर केवल एमएलए बनते हैं, एमएलसी नहीं बनते। अब चूंकि हमारे इधर विधानसभा है तो हम विधानसभा की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का विधानमंडल एकल सदनात्मक, एकल सदनात्मक मतलब क्या है? हमारे इधर केवल एक ही सदन है, वो भी क्या है? विधानसभा। यह राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। राज्यपाल, ध्यान रख लेना, जिस प्रकार से संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, वैसे ही विधानमंडल का अभिन्न अंग क्या होता है? राज्यपाल। कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिल जाती। ठीक है, वर्तमान समय में राज्य में 231 नहीं, केवल 230। क्योंकि 230 इसलिए क्योंकि पहले एक तो विधायक तो 230 ही बनते हैं, पर एक व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन समुदाय का होता था उसे बिना चुनाव के ही हम मनोनीत कर देते थे राज्यपाल। ऐसा राज्यपाल को अधिकार था कि आप
बिना चुनाव के ही किसी एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को, एंग्लो इंडियन समुदाय यानी भारतीय अंग्रेज, भारतीय अंग्रेज क्या, आजादी से पहले जिसके बाप मैतारी में से कोई क्या हो, अंग्रेज हो। अंग्रेज भारत में 2 साल तक राज किया तो वो यहाँ पर रहे, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी भी की ना, तो उनके भी तो बच्चे होंगे, तो उनके बच्चे, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था की गई थी कि भाई उन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन, भारतीय अंग्रेज, आंग्ल भारतीय। तो ऐसे लोगों को संसद में, लोकसभा में भी 2 सीटें रिजर्व थी और हर राज्य की विधानसभा में 1 सीट रिजर्व थी। पर हमने 104वां संविधान संशोधन किया और इस व्यवस्था को समाप्त, बात सही में आई आप लोगों को, तो इसलिए मध्य प्रदेश में 230 ही सीटें हैं। देखिए, जिनमें से एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनयन का समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग ढूंढ रहे होंगे नोट्स में, आपको कहीं पे कुछ मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा, क्योंकि नोट्स से अलग है पीपीटी, लेकिन आपको सब मिलेगा अगर आप आराम से देखोगे, क्योंकि आगे पीछे दिया दिया सब है ना, सब में दिया है, क्योंकि और ना मिले तो लिख लेना, कुछ पॉइंट ना मिले तो उन्हें लिख लेना। अब देखिए, जैसे ये तो खड़ा पड़ा मत करो यार, क्यों ढूंढा डाली कर रहे हो, उसमें जहां मिल रहा है उतना खोल कर बैठ लो, वैसे मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ लेना, घर पे जाके आराम से लिख लेना, सब सब दिया हुआ नोट्सों में, आगे पीछे मिल जाएगा, बोल दिया मैंने, जिसको मिल गया ठीक है, नहीं यार। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि विधानसभा में 230 विधायक बनेंगे, ये तो तय हो गया, लिखा है। पर अब 230 ही बनेंगे या शुरू से 230 ही हैं, क्या वो विधायक किस आधार बनाए जाएंगे? तो ये तो आपको पता है कि विधायकों को जनता चुनती है, हम वोट डालते हैं, वयस्क मतदान होता है, एडल्ट व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है जो गुप्त मतदान करेगा, हम सब में जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है वो व्यक्ति वोट डाल सकता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, इसलिए तेरा 18 वर्ष छोड़ तेरी 80 वर्ष भी उम्र है, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं डाल पाएगा। आपको अपना एक वोटर कार्ड बनवाना होगा, निर्वाचन आयोग में आप अपना आवेदन देके, स्कूल में जो आपका गांव में बीएलओ होता है, स्कूल का जो टीचर होता है, वोटर लिस्ट ऑफिसर, वो आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ेगा, आपके लिए एक कार्ड बना के दे देगा, आप उस कार्ड को दिखा करके वोट डाल सकते हैं। 18 साल उसकी कार्ड में, उस लिस्ट में शामिल होने की योग्यता है कि आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और ये व्यवस्था हमने जो की थी 61वें संविधान संशोधन 1989 है ना, 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा हमने यह व्यवस्था की थी। कौन सा संशोधन कौन सा था? 61वां, वर्ष 1989, ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम पे की गई थी। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझिए कि भाई ये मध्य प्रदेश है, इसमें से कुल 230 विधायक बनना है। इस मध्य प्रदेश की आबादी, चूंकि हमारे पास 2011 का आंकड़ा है, तो लगभग 7.25 करोड़ हम हैं। कितने हैं? 7.25 करोड़ लोग कितने व्यक्ति चुनेंगे? 230 व्यक्ति। तो भाई अब 230 व्यक्ति चुनेंगे तो हर व्यक्ति के लिए एक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। जैसे ये हमारा अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र है, ये ऐसे हमने कहा था हमारा चंदेरी विधानसभा क्षेत्र है, चंदेरी ईसागढ़ मिला देते हैं, ये मुंगावली विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारे विधायक बनते नहीं, जैसे अशोकनगर से हरिबाबू राय हैं, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंश सिंह है, या मुंगावली से अपने ब्रजेंद्र सिंह हैं, तो विधायक है कि नहीं? तो ऐसे पूरे मध्य प्रदेश कितने विधायक बनते हैं? 230। भाई पर कितने बड़े क्षेत्र से विधायक बनाया जाएगा? अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने गांव शामिल होंगे? कहां कहां तक इसकी सीमा होगी? कहां कहां तक के लोग अशोकनगर विधानसभा में वोट डालेंगे? इसके लिए बनता है परिसीमन आयोग। कौन बनता है? जो सीमा तय करता है। क्या करता है? कि इतने बड़े क्षेत्र से एक विधानसभा, अगली विधानसभा ये, अगली विधानसभा ये, ऐसे। और ये परिसीमन आयोग जो है 2008 में, जो 2001 के बाद में 2008 में संतुति, उसके आधार पर राज्य की विधानसभा की जो हमने टोटल 230 सीटें तय की गई। और ये तय कर दिया गया 2001 में ही कि ये जो परिसीमन होगा ये 2026 तक रहेगा। यानी हमारी जो 230 सीटें रहेंगी ये 2026
26 तक रहेंगे। क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हमें दोबारा परिसीमन करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षेत्र के आधार पर नहीं होता, क्षेत्र के आधार पर कोई भी प्रतिनिधि है ना, वो जन प्रतिनिधि है, जमीन का प्रतिनिधि थोड़ी ना है कि साहब असुनर जिले का है, ऐसा भाई कितने जनता का प्रतिनिधि करता है, क्या करता है, जनता का प्रतिनिधि है, हमारी बात रखता है हमारा विधायक भोपाल विधानसभा में जाके, तो हम कितने लोग हैं। जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई असुनर की तो हो सकता है असुनर से 5 विधायक 4 विधायक बनने लगे, अभी 3 बनते हैं असुनर जिले से, मंगौली से बनता है, चंदेरी ईसाल से 1 बनता है, असुनर से 1 बनता है। बात समझ में आ रही है। तो ये परिसीमन करता है परिसीमन आयोग, और 2001 में ये व्यवस्था तय कर दी गई थी कि भाई जो है 2026 तक यही परिसीमन चलेगा। तो अब 230 सीटें हैं, पर हमारे संविधान में इन 230 सीटों में से एसटी और एससी के लिए भी आरक्षण है। देखिए याद रखें, ओबीसी के लिए आरक्षण चुनाव में नहीं होता, लोकसभा में भी एससी एसटी का आरक्षण है और विधानसभा में भी एससी एसटी का आरक्षण। हालांकि अब आने वाले समय में 2029 से 30% आरक्षण महिलाओं के लिए भी होगा, क्योंकि हमारी संसद ने यह बिल भी पास कर दिया है, शायद 30 या 33, कितना है, 35 है, 35 है कि आज जितना भी देख लेना, मतलब है ये 2 साल पहले पास हो चुका है। महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में भी और हर राज्य की विधानसभा में, और सीट रिजर्व हो जाएंगी, इसलिए आगे भविष्य में विधायक बनने के लिए तैयार रहो, अभी से तैयारी करोगे तो ही बन पाओगे, ठीक है। असुर नरसे के हम दावेदार हैं, हम दावेदार। तो 230 में से अब हमने कहा कि भाई एससी एसटी का आरक्षण तो है ही, तो 230 में से कुल 148 सीटें, कितनी, 148, ये हैं अनरिजर्व्ड। क्या है, अनरिजर्व्ड। इनमें कोई भी विधायक बनने के लिए फॉर्म डाल सकता है ना। और इसमें से जो है हमारी अनुसूचित जाति यानी कि क्या, एससी के लिए है टोटल कितनी सीटें, 35 सीटें। और एसटी के लिए कितनी है, एसटी के लिए है 47 सीटें। अच्छा, आपको पता है कि एसटी के लिए ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो आरक्षण भी आबादी के हिसाब से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आबादी से। आपको पता हुआ कि मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा एसटी है। एसटी जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या, भील, बेगा, कोरकू, सहरिया, गौड़, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में मध्य प्रदेश में है। काहे की, अनुसूचित जनजाति माने सहरिया आदिवासी लोग, एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। और एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 35 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटों में से 35 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए, और शेष 148 अनरिजर्व। ठीक है। एक एंग्लो इंडियन को होती थी, वो हमने 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दी। अब जब महिलाओं के लिए होगा भविष्य में 229, अब 2029 के बाद तो अपन देखेंगे। देखिए अब हमने क्या कहा कि मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा 1 नवंबर 1956 को गठित की गई, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। अब एक दिन में तो विधानसभा बन नहीं सकती अगर दिमाग लगाओ तो, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को बना, इसलिए मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले मध्य प्रदेश जो जगह है वहां पर बहुत सारे अलग अलग राज्य हुआ करते थे, जैसे कि मध्य भारत है ना, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, जैसे कि बरार, विंध्य प्रदेश। तो इन सबकी अपनी अपनी विधानसभाएं थी। इन सबकी विधानसभाओं को मिला करके एक विधानसभा, जितने विधायक थे सब विधायकों को शामिल कर लिया। उन क्षेत्र के सभी विधायकों, समझ रहे मेरी बात, चुनाव नहीं करवाए थे कि एकदम चुनाव हो जाएंगे। लेकिन जो विधानसभा गठित की गई थी वो पहली 1 नवंबर 1956 गठित की गई थी, और जिसका मार्च 1962 में क्या कर दिया गया था, विघटन, और फिर हुआ था दोबारा से चुनाव। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, और फिर पहले मुख्यमंत्री भी बने होंगे, रविशंकर शुक्ल बने, पहले राज्यपाल पट्टाभी सिद्धारमैया बने, तो ये हम सब पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल काय की, पूरा टारगेट हमारा काय पे, विधानसभा पे। काय पे, विधानसभा। 84वें संविधान संशोधन 2001 में, कब हुआ, 2001 में, और के अनुसार यह संख्या वर्ष 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। काय की,
ये जो 230, 35, 47, 148 ये जो फिक्सेशन हो गया है, ये परिसीमन हो गया है कहाँ से, आपको पता है 2008 से पहले की बात करूं मैं तो हमारे, अगर आप में से किसी को याद हो तो हमारे अशोकनगर में साड़ौरा विधानसभा अलग होती थी और वहां से गोपीलाल जाटव विधायक बनते थे ज्यादातर, वो एससी के लिए रिजर्व थी। हमारी अशोकनगर जो विधानसभा थी ये रिजर्व नहीं थी, ये अभी रिजर्व है ना एससी के लिए, ये पहले रिजर्व नहीं थी। यहाँ से नीलम सिंह यादव है ना, ये गजराम सिंह यादव, ये लोग ये विधायक रहे हैं, 2-3 बार रहे हैं नीलम सिंह यादव आएंगे वाले। और हमारी मुंगावली विधानसभा जो थी वो चंदेरी और मुंगावली मिला करके एक हुआ करती थी, चंदेरी मुला मुंगावली एक, और अशोकनगर और ईसागढ़ एक, ये एक विधानसभा थी और चंदेरी मुंगावली एक, यानी अशोकनगर से यहाँ से हमारे क्षेत्र से अभी केवल 2 ही विधायक बनते थे। और साड़ौरा अलग से विधानसभा, उसमें उधर के बहुत सारे गांव शामिल किए गए थे, है ना। ये सभी सीटें रिजर्व है, ये हमारी सीट कैसी है, रिजर्व है। अशोकनगर की भी रिजर्व है और गुना की भी रिजर्व है, ठीक है, एससी के लिए। भाई ये रिजर्वेशन कब तक रहेगा, 2026 तक, यानी 2026 में हमारी अशोकनगर की सीट अनरिजर्व होने वाली है। इसलिए भाई जिसको भी विधायक बनना है वो आप अभी से तैयारी करें, और मुझे लग रहा है कि ये सीट 100% महिला के लिए जाएगी। तो भाई विधानसभा का नया भवन मध्य प्रदेश की राजधानी, अब ये 2-3 विधायक बन तो जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, तो ये बैठते हैं विधानसभा में। तो हमारा पहले विधानसभा भवन था, अब नया बन गया है जो कि अरोरा हिल्स में स्थित है। इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को हुआ था। ये हमारे मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा अपने मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन। इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी भवन। क्या नाम है, इंदिरा गांधी भवन। इसका नाम क्या रख दिया गया है, इंदिरा गांधी भवन रख दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन, देखिए विधानसभा के प्रवेश द्वार पर सूर्य कुंड है। हमारे विधानसभा से जहाँ एंटर होते हैं वहां पर सूर्य कुंड बना है। इसकी दीवारों पर प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जयगढ़ श्याम द्वारा आदिवासियों के चित्रों का चित्रांकन किया गया था। कभी प्रश्न बन जाए कि बताइए विधानसभा में जो चित्र बने हैं वो किसने बनाए हैं, तो स्वर्गीय जयगढ़ श्याम ने। इस विधानसभा भवन के द्वारा जीव वृक्ष, इस द्वार पर जीव वृक्ष नाम का एक विशाल पेड़ लगा हुआ है। इस भवन का ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, वास्तुकला के लिए आगा खां अवार्ड दिया गया, और इसका वास्तुकार थे कौन, चार्ल्स कुरियन। इसका डिजाइन किसने तय किया था, चार्ल्स कुरियन। इसका नया नाम क्या है, इंदिरा गांधी भवन। और मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा भवन का नाम क्या है, मिंटो हॉल के नाम से जाना। ये मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है, ये पहले हुआ करता था, इसका नाम है मिंटो हॉल। जब भोपाल में नवाब हुआ करते थे तो उस समय हमारे भारत के वायसराय थे मिंटो, मिंटो प्रथम। मिंटो तो आपने नाम सुना होगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो हमारे वायसराय थे मिंटो। तो मिंटो मध्य प्रदेश के लिए घूमने आए थे। अब वो नवाब को लगा यार कि ये वायसराय घूमने आ रहे हैं और ऐसी अच्छी जगह वायसराय को रुकने के लिए हमारे पास है नहीं है, तो उन्होंने अर्जेंट में इसका निर्माण करवाया था। वो सिर्फ घूमने उन्हें रोकना नहीं था, यहाँ रहने के लिए थोड़ी ना, वो एक दो दिन रात रुकेंगे, घूमने आएंगे तो वो यहाँ पर रुकेंगे, इसलिए इसका नाम क्या था, मिंटो। ऐसे ही होते थे पहले, जैसे मान लो होते हैं, पता है अपन पढ़ते हैं कि माधव टाइगर रिजर्व, अपना जो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में जॉर्ज, शिवपुरी जॉर्ज कैसल नामक भवन है, वो इसलिए बनवाया गया था कि वो जॉर्ज आए थे, जॉर्ज पंचम राजा, तो उनको शिकार खेलना था, तो जंगल में रुकेंगे कहाँ, तो इसलिए अर्जेंट में बिल्डिंग बनवा दी गई, तो जॉर्ज कैसल भवन है। तो ऐसा होता था। तो ये पुराना भवन, हमारा विधानसभा भवन क्या नाम है, मिंटो हॉल। और नया क्या है हमारा, इंदिरा गांधी भवन, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की समस्त कार्रवाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियंत्रण में होती है। अब जैसे मान लीजिए आप 230 विधायक हैं, चुन गए, और ये हमारा विधानसभा भवन है, इंदिरा गांधी भवन, तुम सब विधायक बैठे हो, और मैं यहाँ नहीं हूँ, तो फिर क्या होता, पता ये तुम्हें क्या होता है, मैं ऊपर रहूंगा, भाई आओ नहीं हूँ मैं, और तुम सब विधायक आके बैठ गए, तुम क्या करते हो, चै चै पे 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 पे। तो भाई विधानसभा की कार्रवाई चलने के लिए एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का होना जरूरी। देखो विधानसभा में 230 विधायक हैं, तुम ज्यादा हो, तुम्हारी सरकार है,
तुम्हारा मुख्यमंत्री मंत्री, ये कम है तो ये विपक्ष में हो गए, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा है सरकार, उसकी जो कम है विपक्ष में। अब भाई काम तो तुम करोगे ना सब, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। ये क्या पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे विपक्ष में, ये पूछेंगे भाई साहब हमारे इधर आपने टीचरों की भर्ती क्यों नहीं करवाई, सड़क क्यों नहीं डलवाई, या पैसे कितना आवंटित किया, या मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसी जब कार्रवाई चलती है, या कोई भी विधेयक बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, तो सब विधानसभा में होने वाला है काम। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, ये सब काम कायम होता है विधानसभा में। तो वो काम सुचारू ढंग से और मर्यादित तरीके से बिना किसी उपद्रव के हो पाए, इसलिए विधानसभा की कार्रवाई चलाने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। भाई अध्यक्ष काम कैसे, मान लीजिए इसने प्रश्न पूछा कि साहब मंत्री जी बताइए कि आपने जो है हमारे इधर गौशाला नहीं बनवाई, पूछ रहा है, तो ये मंत्री जी से नहीं पूछेगा, ये अध्यक्ष के विपक्ष कोई भी सदस्य पूछेगा तो वो अध्यक्ष के माध्यम से पूछता है कि माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सम्मानित मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जिले में भाई गौशाला का निर्माण नहीं हुआ क्यों। तो वो मंत्री भी जवाब उसको सीधा नहीं देगा, वो मेरे माध्यम से अध्यक्ष के, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भाई आप, सीधी बात नहीं होगी, बात होगी अप्रत्यक्ष, क्योंकि जिससे कि टकराव की स्थिति ना बने। समझ में आ रही है बात। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की समस्त कार्रवाई कौन करता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नियंत्रण होती है, सभी प्रश्नों का समाधान बहुमत के आधार पर करते हैं। अच्छा एक बात सुनो, 2-30 विधायक बन के पहुंच गए, बैठ गए, अब तुरंत तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन नहीं जाएंगे, विधायक ने शपथ भी दिलवाना है। तो सबसे पहले एक अध्यक्ष को बनेगा तुम में से ही, विधायकों में से ही, उपाध्यक्ष को बनेगा विधायकों में से ही, तो बाकी लाइन चुनाव करवाने पड़ेगा, को बन रहा हो अध्यक्ष, को उपाध्यक्ष बन रहा हो, तो लेकिन एकदम चुनाव भी नहीं हो सके, तो पहले शपथ लेंगे विधायक, भाई हम संविधान के दायरे में एक काम करेंगे, पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो सबरे विधायकों में से बीच में से ही एक कोई वरिष्ठ आदमी सबकी सहमति से एक दिन आके लाने अध्यक्ष बनाओ जाता है, एक दिन के लाने अध्यक्ष बनाओ जाता है। बात कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, याद रखना, अध्यक्ष से स्पीकर भी कहा जाता है, कि उसके माध्यम सब बोल रहे हैं ना, स्पीकर के माध्यम सब बोलते हैं, तो स्पीकर कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो कि सिर्फ सभी विधायकों को शपथ दिलाता है और एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवा के वो अपने स्थान पर जाके बैठ जाता है, फिर कार्रवाई अध्यक्ष करता है। पद अध्यक्ष सामान्यता, अब चूंकि आप जान रहे चुनाव ही हो रहा है, तो जिस पार्टी की सरकार होगी उसी का अध्यक्ष होगा, क्योंकि सरकार कब होगी, जब बहुमत होगा, और बहुमत होगा तो वही चुनाव जीत जाएगा, जिसके पास 117 से ज्यादा विधायक है वो सरकार होगी इसकी। तो भाई प्रोटेम स्पीकर एक दिन के लिए बनता है, इसके बाद में फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्रवाई करते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो बने थे वो थे कुंजीलाल दुबे। कौन थे, अध्यक्ष बीमार हो जाए, मामा के मोड़ा के ब्याह में चलो जाए, कुछ समस्या हो जाए, काम ना कर पाए, तो उसके लिए फिर क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। देखिए मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे, इनका कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सर्वाधिक रहा है। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, पहले अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया। राज्य की विधानसभा में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता, यानी कि जो नेता जो सरकार में है उसका नेता तो मुख्यमंत्री होगा, जिसकी सरकार है उसका नेता मुख्यमंत्री, आप विधायक हो एक ग्रुप, आप विधायक हो एक ग्रुप, आपके पास विधायक ज्यादा है, तो आपने अपने बीच में से एक व्यक्ति को अपना लीडर चुना, तो वो कौन बनेगा, मुख्यमंत्री। इन्होंने अपने बीच में से एक लीडर चुना, तो ये बनेगा विपक्ष का नेता। क्या बनेगा, क्लियर है ना। तो विरोधी दल नेता के रूप में प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है। राज्य का विधानसभा में पहली महिला प्रतिपक्ष सुश्री जमुना देवी थी। महिला कौन थी, सुश्री जमुना देवी। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः श्री NP प्रजापति, सुश्री हिना काबरे, ये छोड़ देना, नहीं पढ़ना हमको। अभी चल रही कौन सी हमारी 17वीं। 16वीं विधानसभा गठन के पश्चात नवनियुक्त विधायकों की शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने श्री जगदीश देवड़ा को और फिर श्री रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। प्रोटेम स्पीकर समझ गए ना, शपथ दिलाने के लिए। श्री गौतम देवतालाब रीवा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 8 नवंबर 1913 को की गई है, तो हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, आप ये देख लिए। मध्य प्रदेश की
हमारी अभी कौन सी है? अच्छा 16वीं ही है हमारी। अभी विधानसभा कौन सी है हमारी? 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा गठन कब हुआ है? 2023 में। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान के अध्यक्ष कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। उपाध्यक्ष कौन है? घोषणा शेष। और सदन के नेता मतलब मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव। और विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के उमंग सिंगार। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उपाध्यक्ष घोषणा शेष, मुख्यमंत्री मोहन यादव, विपक्ष के नेता उमर सिंह। ये 2023 ये हमारे राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। अब देखिए आप जरा देखिए मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। अब ये वैसे ही पढ़ लेना क्योंकि अकेला वैसे इंपोर्टेंट तो क्या है? कुंजीलाल दुबे, अब काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेवरे, गुलेशन अहमद, मुकुंद नेवलकर, यज्ञदत्त शर्मा, राम किशोर शुक्ला, ये कब से कब तक रहे तो रहे। ब्रजमोहन मिश्रा, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वर दास रोहिणी, श्री सीताराम शर्मा, नर्मदा दास प्रजापति, गिरीश गौतम। ठीक है। और अभी वर्तमान में ये है कुंजीलाल दुबे, नारायण सिंह तोमर याद कर लो, है ना। विष्णु विनायक सरवटे, घोषणा शेष याद कर लो, वो पहले। कुंजीलाल ये तो पूरे मुख्यमंत्री पूरे पढ़ने पड़ेंगे अपन को आगे। अच्छा ये तो विधानसभाओं की सीटों की बात हो गई। अब राज्य में लोकसभा की सीटें भी तो हैं। भले ही उसे राज्य की विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। वो किसकी विधानसभा, किसकी विधानमंडल के लिए? केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल मतलब संसद। हमारी संसद कहाँ है? दिल्ली में। संसद तो पूरे देश की होती है। तो संसद में हमारे में कितने सदन हैं? 2 सदन। एक को हम कहते हैं लोकसभा और एक को हम कहते हैं राज्यसभा, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। पूरे देश की सेंट्रल असेंबली है वो। तो भैया अब लोकसभा में 545 आदमी हैं और राज्यसभा में 245। इन सभी को हम कहते हैं एमपी। हिंदी में कहते हैं सांसद, क्योंकि ये कहलाती है संसद। और संसद में जो बैठता है वो सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब 545 पूरे देश से चुने जाते हैं, पर हमारे मध्य प्रदेश से चुने जाते हैं 29 लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के चुने जाते हैं 11। जैसे हमारे सिंधिया जी हैं, वे क्या है? लोकसभा के सदस्य हैं हमारे, जिन्हें हम सांसद कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा सांसद भी पहले हमारे सिंधिया जी थे। जब डॉक्टर केपी यादव चुनाव जीत गए थे, सांसद से उस सिंधिया जी को हरा दिया था, तो उन्हें क्या बना दिया था? राज्यसभा का सांसद बना दिया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में से 11 सदस्य काय के चुने जाते हैं? राज्यसभा। इन 11 सदस्यों को और इन 29 सदस्यों का चुनाव केंद्रीय लोक संसद के लिए होता है। इन 29 लोगों को वोट हम देते हैं, जनता देती है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। हमने सिंधिया जी को वोट दिया था, लेकिन इन 11 लोगों को हम नहीं चुनते हैं, इसलिए इनके बारे में हम कम जानते हैं। ये जो राज्यसभा सांसद हैं, इन्हें चुनाव में जनता वोट नहीं डालती है, इसलिए हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। ये चुनते हैं हमारे मध्य प्रदेश के 230 विधायक। कौन चुनते हैं? 11 सांसद जो राज्यसभा में जाके बैठेंगे, उनके लिए कौन चुनता है? विधायक चुनते हैं। उनके लिए विधायक वोट डालते हैं। ठीक है, सही में बात मेरी। अब जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, काय की? लोकसभा की। हालांकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें काय में? उत्तर प्रदेश में 80 है। ये जनसंख्या के आधार पे होता है। तो उसमें से भाई हमने कहा है अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6। तो वो टोटल सीटें कितनी हैं? 29 हैं। 29 में से एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 4 और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 6। देखो एसटी के लिए ज्यादा है कि नहीं? क्यों ज्यादा है? क्योंकि एसटी की जनसंख्या मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। याद रखना, नहीं भूलते हम, भूल जाते हैं 4 एससी की थी कि 4 एसटी की थी, यार 6 थी। ये करते हैं हम। ऐसी विधानसभा 47 एससी की है कि एसटी की है? पता तो है 35-47 हैं, 6 और 4 हैं, पर एससी की एसटी की ये भूल जाते हैं हम। इसलिए इसको याद करने का तरीका है कि हमारे पास एसटी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सीटें किसकी हैं? एसटी की। 47 विधानसभा में और लोकसभा में 6। ठीक है। एसटी की याद हो जाएंगी तो एससी की याद तो रह ही जाएंगी, फिर जो कम है वो एससी की है। ठीक है। तो भैया राज्य में वर्तमान 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन 2008 के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भिंड, टीकमगढ़। ये काय के लिए हैं?
एसटी के लिए हैं, एससी के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए जो सीटें हैं वो 6 हैं। शहडोल, मंडला, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन व बैतूल, ये किसके लिए हैं? एसटी के लिए। आरक्षित राज्य विधानसभा में कुल राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 11 सीट। राज्य के कुल 29 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? भोपाल है, रतलाम, झाबुआ, मुरैना, रीवा, सतना, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, विदिशा, खरगोन, खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, भिंड, ग्वालियर, मंदसौर। अपना संसद क्षेत्र कौन सा है? गुना। भले इसमें अशोकनगर, शिवपुरी सब आते हैं, लेकिन संसद क्षेत्र का नाम क्या है? गुना। ठीक है। सागर, दमोह, खजुराहो, देवास, शाजापुर, धार, बैतूल, उज्जैन और इंदौर। ये ठीक है, वैसे ही पढ़ लेना। कुल कितनी सीटें हैं? 29 हैं, तो वैसे याद नहीं रहने वाला। अब राज्य में आएगी हमारी इसके बाद में क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात अगर कल करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और महाधिवक्ता, इसके बारे में हमें की कल क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा अपने पास 5 मिनट हैं तो मैं जरा आपका करंट अफेयर्स चेक कर लूं।